दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में विश्व के भूगोल खंड के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है बुध, शुक्र और पृथ्वी ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सौर मंडल के ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र और पृथ्वी ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। ये लगभग 88 पृथ्वी दिवस में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है और बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत और मैदान हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनकी अवधि में बुध जो है ये सबसे कम दिन 88 पृथ्वी दिवस में सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है किस बिंदु से। तो यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य है और दीर्घवृत्तीय कक्षा ए, डी, सी और बी है। तो यहाँ पर किस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके ए से, बी से, सी से या डी से। तो सही उत्तर है ए। यहाँ पर जब बुध ग्रह पहुँचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। दोस्तों आप जान लीजिए कि कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है, इसलिए बिंदु ए पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन है प्लूटो, बुध, पृथ्वी और शनि। तो सही उत्तर है बुध। दोस्तों सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह की औसत अवधि जो है 88 दिन, जो कि सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के हैं? ऑप्शन है शुक्र और मंगल, बुध और मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो सही उत्तर बुध और शुक्र, ऑप्शन डी। दोस्तों बुध यानी मर्क्यूरी और शुक्र यानी वीनस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतः ग्रह या इंटीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति या चमक निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। और बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें से सही केवल एक है, ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक यानी ब्राइटनेस यानी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, लेकिन इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 0.3 है, जबकि बुध का 0.1 है। बुध के बाद आइए दोस्तों शुक्र ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शुक्र यानी वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सायं का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है।
सूर्य के शुक्र ग्रह की दूरी जो है ये लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है और ये सूर्य के द्वारा या सूर्य के निकट दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र दोस्तों सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवस यानी 224.7 दिन में एक चक्कर लगाता है और वर्तमान समय में सौर मंडल का ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है और इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड या 737 केल्विन है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के समान सूर्य का पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमण करता है और शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। शुक्र पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है और तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न पर शुक्र ग्रह से संबंधित सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर है शुक्र ग्रह। ये सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है और इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 737 केल्विन है। इसका कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है। अगला प्रश्न है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो सही उत्तर है इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार दोनों ही शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम यानी जल से भी कम है। अगला प्रश्न है किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो सही उत्तर है शुक्र ग्रह को। दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। इसे सांझ या सायं का तारा भी कहते हैं। शुक्र सूर्य के सबसे निकट या दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है और रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। लगभग समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों आप जान लीजिए शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अलावा शुक्र की सतह का तापमान औसतन 464 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इस कारण से यानी अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से शुक्र पर जीवन की संभावना बहुत कम हो जाती है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा और शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? ऑप्शन है प्लूटो, शनि, मंगल या शुक्र? तो सही उत्तर है शुक्र। दोस्तों मैगलन अंतरिक्ष यान मैगलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया जो कि एक डीप स्पेस मिशन था। शुक्र के बाद आइए अपने पृथ्वी ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितियों के कारण है और पारिस्थितिकी के कारण दोस्तों आप जान लीजिए पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट या जो है ब्लू प्लैनेट की संज्ञा भी दी जाती है। संपूर्ण पृथ्वी के सतह का लगभग 70.8% भाग पर महासागरीय जल का विस्तार है। इसी के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस अंग्रेजी में अनुदित द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन सर्वमान्य है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ उभरा और ध्रुवों पर कुछ चपटी है, जिस कारण इसकी आकृति लघ्वक्ष गोलाभ यानी ऑब्लेट स्फेरॉइड के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी अपनी विशेष आकृति के कारण इस पृथ्व्याकार या जियोड भी कहा जाता है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री, अब 23 डिग्री 44 अंश 23.44 अंश झुकी हुई है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन जो है भू परिभ्रमण कहलाता है और भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे या विपरीत भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है और इसकी दोनों ही समयावधियां लगभग समान हैं। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग हमेशा 59% और समान भाग दिखाई देता है। तो ये था पृथ्वी ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी। अब आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ऑप्शन है अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या स्ट्रैबो। तो सही उत्तर है अरस्तु। दोस्तों, यूनानी दार्शनिक अरस्तु, जिनका समयकाल 384 से 322 ईसा पूर्व था, इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस, जो कि अंग्रेजी में अनुदित है, उसके द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। अंग्रेजी भाषा में ये पुस्तक जेएल स्टार्क द्वारा अनुदित है। टालमी और स्ट्रैबो 1वीं शताब्दी के, कोपरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। तो स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने ये उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला प्रश्न है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही उत्तर है ग्रीन प्लैनेट। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी या पर्यावरण के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट या हरे ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो ये याद होना चाहिए 12,800 किलोमीटर और एग्जैक्ट में ये 12,756 किलोमीटर है और निकटतम में 12,800 किलोमीटर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। सही है। तो ए गलत है, आर सही है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि पृथ्वी घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है और इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो कथन ए गलत है कि उच्च अक्षांशों पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये बढ़ता है। पृथ्वी की आकृति लध्वक्ष गोलाभ या ऑब्लेट स्फेराइड के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथिव्याकार या जॉयड भी कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। कारण आर सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है? ऑप्शन है प्लाज्मा, वाष्पशील ठोस, श्यान द्रव या ठोस। तो सही उत्तर है चंद्रमा का जो अभ्यंतर है वो श्यान द्रव है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव के समान है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। दोस्तों, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 46.60% है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 मिनट। 8 मिनट का समय लेता है। दोस्तों, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड या 499 सेकेंड का समय लगता है। लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से चले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न पुनः यही पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये 8 मिनट में। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन है ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। तो सही उत्तर है सूर्य। दोस्तों, सूर्य एक तारा है और ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? प्लूटो, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो सही उत्तर है मंगल।
दोस्तों पृथ्वी से औसत दूरी के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का जो क्रम है वो शुक्र 41.4 मिलियन किलोमीटर, मंगल 78.3 मिलियन किलोमीटर और बुध जो है 91.7 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन में शुक्र नहीं दिया गया है, तो मंगल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना दिन लगता है? तो सही उत्तर है 365.25 दिन या 365 सही 1/4 दिन। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25636 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसको सौर वर्ष या सोलर ईयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड या 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। दोस्तों आप जान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ऑप्शन है 49 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर या 79 किलोमीटर। तो सही उत्तर यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग देखिए 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। यानी पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति जो है ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो है वो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितना? तो आपको बताना है भूमध्य रेखीय परिधि कितना है। तो ये 40,000 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितने अक्ष पर? तो सही उत्तर है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। दोस्तों पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री या 23.5 अंश पर झुकी होती है। इस झुके हुए अंश के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर परिभ्रमण होना चाहिए न कि परिक्रमण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री अनत है। ये आपका सही नहीं है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। ये भी सही नहीं है। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है। बिल्कुल सही है। केवल और केवल 3 सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग होता है, न कि 23.5 डिग्री पर, इसलिए पहला कथन गलत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर दूरी पर स्थित था, न कि प्रायद्वीप पर। तो कथन 2 भी गलत हो जाएगा। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट 9 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव 78 डिग्री जो है पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। 2020 में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव 164.04 डिग्री पूर्व और 86.50 डिग्री उत्तर में था और दक्षिणी ध्रुव 135.88 पूर्व और 64.07 डिग्री दक्षिण में था। वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा थुम्बा से दूर है, इसलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, देखिए पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, बिल्कुल सही है। और अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, गलत है। केवल 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही जो है नॉर्थ पोल कहा जाता है। कथन 1 सही है। दोस्तों, 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा और ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कोशिन 45 डिग्री 707 यानी इसकी लंबाई 707 इंटू 40,090, तो ये 28,343.832 किलोमीटर है। जबकि विषुवत रेखा की लंबाई 40,090.28 किलोमीटर है। ये विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, जिसका कोसाइन 60.5 होता है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से मतलब ये है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी का अपने अक्ष पर पहले की स्थिति के सापेक्ष समांतर एवं समान कोण पर झुका होता है। तो कथन 3 सही है। अपसौर या एपहिलियन की स्थिति 4 जुलाई की निकटतम तिथि को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और अपसौर के समय पृथ्वी की परिक्रमण गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, दिन रात जिस कारण होते हैं वो क्या है? तो सही उत्तर है, दिन रात भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन जो है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन, और जो विपरीत दिशा में होता है वहाँ पर रात होती है। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर। दोस्तों, सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियां बराबर यानी 12-12 घंटे की होती हैं। अगला प्रश्न है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव, ऊपर बताए गए ए और बी का सम्मिलित प्रभाव, या अपनी धुरी पर घूमना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों, मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव, साथ ही सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा होना है। इसके अलावा सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें भूमिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम बदलने का क्या कारण है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, या फिर पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। जैसे दिल्ली शहर दिन में दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। इसका कारण क्या है? तो उत्तर है, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती हैं। तो दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच 6 माह तक रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र में 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं।
यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में जो दिल्ली शहर है शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक, ग्रीष्म ऋतु में जो है तापमान अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी? तो सही उत्तर हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। दोस्तों आप जान लीजिए, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। तो पृथ्वी पर 365.25 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। चूँकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर सूर्य से वर्तमान दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर से कम दूरी पर होगी, इसलिए पृथ्वी की कक्षीय गति बढ़ जाएगी और इस सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिक्रमण गति घटती जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, तो ये आपका गलत है और ये कथन आपका गलत है। और कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकाश वेग मिल जाता है। आर सही है। दोस्तों आप जान लीजिए, ए गलत और आर सही है। दोस्तों ये सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते। ध्रुवों की परिक्रमा लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ऑप्शन है सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से कोई गेंद बाहर गिराई जाती है तो वो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे में किन तत्वों की प्रचुरता है, आपको बताना है। ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, निकिल और फेरम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निकिल और फेरम, यानी Ni+Fe। आप जान लीजिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण निकिल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। निफे निकिल और फेरम का संक्षिप्ताकार है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड किस एक से बना है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या सिलिकॉन? तो जो क्रोड है ये लौह धातु से बना है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है जबकि बाह्य कोर गलित अवस्था में है। कोर में लौह और निकिल यानी निफे की अधिकता है। कोर की मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए और पृथ्वी ग्रह को जो है और भी अधिक उपयुक्त या मानव के उपयुक्त बनाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। अगला है कि पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है तो ये आपका है 23.5 डिग्री अक्ष पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये लगभग 1037 मील प्रति घंटा की चाल से घूर्णन करते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है। लेकिन पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से लगभग 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो ये गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ये आपका सही है। तो 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 2 सही नहीं हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमित हो सकता है
ये कुछ पिघले हुए क्रोड की गति के बदलने के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों का उत्क्रमण होता है। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। पहले पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था। लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होने से जलमंडल का निर्माण हुआ। लगभग 1 अरब वर्ष पहले शैवाल जैसे प्रारंभिक जलीय जीव जंतु अस्तित्व में आए और शैवाल स्वपोषी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन प्रवाहित होने लगा और वायुमंडल के ऊपरी परतों में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित होने से ओजोन का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या दी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बाराहमिहिर। तो सही उत्तर आर्यभट्ट ऑप्शन ए। दोस्तों, आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत में संकलित हैं। भास्कर भेदाभेद वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वाराहमिहिर के उल्लेखनीय कार्यों में बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका शामिल हैं। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने पहली बार ये व्याख्या की पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में विश्व के भूगोल के अंतर्गत सौर मंडल में बुध, शुक्र और पृथ्वी ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।